हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मेरा नाम है अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद। भाग 57 एवं 58। कैलाश जी सक्सेना निवास से वापस अपने घर आ जाते हैं और अपने घर पर आते ही सबसे पहले अपने बेटे को ईशान को फ़ोन मिलाते हैं। पता नहीं ये लड़का कहाँ व्यस्त रहता है, जब भी फ़ोन करता हूँ उठाता ही नहीं है। ईशान के ना फ़ोन उठाने पर कैलाश जी झल्लाते हुए बोलते हैं और फ़ोन रख देते हैं। नीरज के नए प्रोजेक्ट के चलते ईशान कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था। सांस लेने के लिए भी उसके पास फुर्सत नहीं था। रात को 10 बजे घर पहुंचता था और निढाल होकर सो जाता था। खाने तक का भी उसे होश नहीं रहता था। बस हर टाइम उसके दिमाग में काम ही घूमता रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका ही कंपनी है और वो अपने प्रोजेक्ट का स्टार्टअप कर रहा है। उसकी लगन और मेहनत देखकर नीरज भी काफ़ी खुश रहता था। उसे लग रहा था ईशान के रूप में दाया हाथ मिल गया है, जो उसे जल्दी कामयाब कर देगा, जिसके भरोसे वो कंपनी छोड़कर कहीं भी जा आ सकता था। ईमानदारी तो जैसे उसके अंदर कूट-कूट कर भरी थी। एक भी पैसों का इधर-उधर नहीं करता था और ना ही किसी को करने देता था। ईशान लंच टाइम में लंच कर रहा था, तभी उसका फ़ोन फिर से बज उठता है। अपने पापा को देखकर एक हाथ से रोल मुँह में खाते हुए दूसरे हाथ से फ़ोन उठा लेता है। हेलो पापा प्रणाम। खुश रहो, तुम्हारे पास समय है? नहीं पापा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रात को कॉल करता हूँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग की तैयारी करनी है। और वो रात कई दिनों से आई नहीं है तुम्हारी। जब भी तुम्हें फ़ोन करता हूँ तुम व्यस्त रहते हो और रात को तुम सो जाते हो। ईशान, लगता है घर परिवार सभी को भूल गए हो तुम। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। आप ऐसी बातें क्यों वो कह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ समय चाहिए था तुम्हारा। क्या बॉस के अलावा अपना समय हमें दे सकते हो? हाँ पापा, कहिए ना, मैं सुन रहा हूँ। हमने ईशानी का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? अभी तो कुछ दिनों पहले आप लोगों से बात हुई थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। और फिर अचानक से ऐसे रिश्ता? अभी तो वो बच्ची है, शादी करने लायक कहाँ हुई है? शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पापा, वो कैसे निभा पाएगी? ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। और ये अचानक ऐसे कैसे तय हो गया? अचानक हुआ है तभी तो तुम्हें बताने के लिए कब से फ़ोन कर रहा हूँ। अब तो लगता है तुमसे कोई भी बात करने के लिए खत लिखना पड़ेगा। और हर भाई को बहन को बच्ची ही लगती है, वो 23 साल की हो चुकी है। यही समय है रिश्ता करने का। सॉरी पापा, मैं बिज़ी हो गया था। बताइए ना, क्या कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ईशानी की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है ना? वो लड़का ईशानी ईशानी को पसंद है? हाँ, ईशानी की ही मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। वो लड़का ईशानी को पसंद करता है। क्या? लेकिन कौन लड़का है जो ईशानी को पसंद करता है और आप ऐसे कैसे मान गए शादी के लिए? ईशानी के अंदर ज़रा-सा भी दिमाग नहीं है क्या, जो वो इतने बड़े फैसले ले लेगी? कोई भी उसे कुछ पैसों के लिए बहला देगा, मैं उसकी शादी किसी भी अरे-गरे घर में नहीं कर सकता हूँ भाई। भाई मुझे उसकी ज़िम्मेदारी देकर गए हैं और मैं अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाऊँगा, उसकी शादी अच्छे घर में करूँगा, ताकि उसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो। आप समझ रहे हैं ना पापा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, हम समझ रहे हैं, हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि हम उसके पिता हैं। अपनी बेटी का भला और बुरा अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छे ख़ानदान से रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। खुद लड़के का पूरा परिवार हमारे घर आया था और ईशानी को पसंद करके गया है। ऐसे कौन से बड़े ख़ानदान से रिश्ता आ गया जो आप इतनी आसानी से मान गए? अरविंद सक्सेना का भतीजा है। क्या? ईशान के हाथ से फ़ोन छूटते-छूटते बजता है। वो सक्सेना ग्रुप एम्पायर वाले? हाँ। अब बताओ तुम, रिश्ता कोई काटने-छाँटने वाला है?
हमने तो खुद सोचा ही नहीं था इतने बड़े परिवार वाले हम सबको जानेंगे, समझेंगे, मतलब क्या सोचो। लेकिन परिवार इतना सुलझा हुआ है, लड़का इतना अच्छा है कि कोई कमी मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी ईशान ही उन सब के मिलने के लायक नहीं है। लेकिन मैं ये वो जानता हूँ, वो मेरी बेटी है। अगर अच्छे माहौल में जाएगी तो उस माहौल जैसी बन जाएगी। घर में तो देखती हो तुम्हारी माँ कितना उसे सर पर चढ़ा कर रखती है। मुझे बहुत अच्छा रिश्ता लगा था। यहाँ तक कि कल जब हम लोग उनके घर ईशानी की कुंडली लेकर गए थे, शादी का दिन निकलवाने के लिए, तो ईशानी की कुंडली में दोष भी निकल आया था। फिर भी कोई भी परिवार का सदस्य ईशानी को वहाँ कुछ नहीं कहा, बस उपाय जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा परिवार है बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। ईशान सोच में गुम था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं पापा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। सोच विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन अब आ गया है। अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं पापा, मुझसे ज़्यादा दुनियादारी आपने देखी है। आदमी को आप पहचानते हैं। अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो परिवार अच्छा ही होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरी बहन खुश रहे, उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हमें पता था, तुम कभी भी हमारे फैसलों पर सवाल नहीं उठाओगे। इसलिए हमने तुमसे बिना राय विचार जाने ही रिश्ता तय कर दिया है और शादी के डेट भी निकाल दिया है। अब बस तुम छुट्टी लेकर 1 महीने के लिए घर आ जाओ। अगले हफ्ते सगाई है और उसके 15 दिन बाद शादी है। बहुत सारी तैयारियां करनी है। छुट्टी का नाम सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था जिसमें 1 साल तक नो छुट्टी थी। उसे भी कहाँ पता था ईशानी की शादी अचानक कैसे तय हो जाएगी। क्या हुआ ईशान? क्या सोचने लगे? पापा, मैं छुट्टी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? वो पापा, यहाँ ज्वाइनिंग से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था जिसमें साफ साफ लिखा था मैं 1 साल तक छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। अरे ऐसे कैसे छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें? तुम अपनी बहन की शादी में नहीं रहोगे? सॉरी पापा, मैं बॉस से बात करता हूँ, अगर मुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। अगर नहीं मिलती है तो नहीं आ पाऊँगा। लेकिन ईशानी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी पैसा चाहिए मुझे बता दीजिएगा। मैं एडवांस के तौर पर यहाँ से ले लूँगा। पैसे के लिए मना नहीं करेगा तुम्हारा बॉस। पता नहीं पापा, उनके मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो छुट्टी देंगे। और अभी-अभी तो मुझे 2 महीने हुए आए हुए, जॉइन किए हुए, इतनी जल्दी कौन छुट्टी देता है? आप ईशानी की शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए ना। नहीं तो एक काम करिए, अगले साल रख लीजिए। अगले साल तक मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगा और छुट्टी भी आसानी से मिल जाएगी। नहीं बेटा, नहीं रख सकते हैं। ईशानी की कुंडली में दोष है और उसके कारण अगले 3 साल तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं है। अगर होगा तो इसी महीने होगा, नहीं तो अगले 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। और सक्सेना साहब इसी महीना शादी करना चाहते हैं। वो लड़के वाले हैं बेटा, उनकी मर्जी का हमें मान रखना होगा। और बात रही पैसों की, तो उन्होंने किसी भी चीज़ का कोई डिमांड नहीं किया है, बल्कि शादी का खर्चा वो लोग खुद उठाना चाहते हैं। हमें बस ईशानी को लेकर पहुंचना है। ठीक है, मैं सर से बात करके देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। बाकी मैं अपनी बहन की शादी का खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ, इसलिए हर चीज़ का बंदोबस्त आप कीजिए। मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। चलिए मैं रखता हूँ, अब लंच टाइम ओवर हो गया, काम है। ठीक है, अपना ध्यान रखना और आने की कोशिश करना। हाँ पापा, किस भाई को अपनी बहन की शादी का देखने का शौक नहीं होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे कर पाऊँगा? जी पापा, मैं सर से बात करता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। 2 दिन बाद सोमवार का दिन भी आ जाता है
और आज ईशानी को निखंड व्रत करना था, जैसा पंडित जी ने कहा था। सुबह से सुशीला जी ने पूरे घर को सर पे उठा रखा था। आज मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। सुना तुमने धानी? जी माँ जी। आज कोई काम नहीं करेगी, वो सारा जो भी कहेगी तू उसके हाथ को पकड़ाएगी। समझ आ गई? जी माँ जी। क्यों बहू को डांट रही हो? वैसे कौन सा काम करती है तुम्हारी बेटी? एक गिलास पानी तो उठाकर पीती नहीं है। कैलाश जी अखबार टेबल पर रखते हुए बोलते हैं, जिसे सुनकर दोनों माँ बेटी का मुंह बन जाता है। हाँ तो मेरी बेटी पानी उठाने के लिए बनी है क्या? मम्मी, इतनी गर्मी है, मैं बिना पानी के कैसे रह पाऊंगी? बस पानी पीने दीजिए ना, आपकी कसम कुछ भी नहीं खाऊंगी। अभी सुबह के 10 ही बजे थे। ईशानी का भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। नहीं मेरा बच्चा, मत मत ये सब पी। वैसे ही तुम्हारी कुंडली में दोष है, अगर कुछ खा पी लेगी तो और तुम्हारे रिश्ते पर असर होगा, खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए तुम कुछ नहीं खाओगे पियोगी, ओके? सब कुछ इस अभागन की वजह से हो रहा है। कितना समझाते हैं तुम्हें, सुबह सुबह उठकर इसका मुंह मत देखो। धानी को कोसते हुए सुशीला जी बोलता है, सुशीला बस करो। और उसका कुंडली बचपन में बना था, आजकल में नहीं जो दोष आ गया। हर बात में धानी बहू को कसने की जरूरत नहीं है। बहू जाओ चाय बना कर लाओ। जी बाबूजी। धानी चुपचाप किचन में चली जाती है। इधर ईशानी का भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन सुशीला जी इन नियमों के मामले में कुछ ज्यादा ही पक्की थी। ईशानी को पानी तक नहीं पीने दिया था और पूरा दिन उसके आगे पीछे करती रही, देखभाल में लगी रहती है। धानी सबको खाना खिलाने के बाद दोपहर में खाना लेकर बैठी है, तो सुशीला जी आगे से धानी का थाली छीन लिया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हारी ननद यहाँ भूखे प्यास से बैठी तड़प रही है और तुम खाना खा रही हो। धानी को कुछ समझ नहीं आता है कि उसने कौन सी गलती कर दी। कान खोलकर सुन लो, सोमवार के दिन इस घर में खाना नहीं बनेगा। हम लोग भी नहीं खाएंगे और ना ही तुम्हें खाने को मिलेगा। कैलाश जी काम की वजह से बाहर गए हुए थे, इसलिए सुशीला को रोकने वाला कोई नहीं था। धानी खामोशी से थाली लिए खड़ी हो जाती है और अपने खाने को कूड़ेदान में डाल देती है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बस थोड़ा सा पानी पीने दो ना। नहीं नहीं बेटा, बस हो गया, शाम होने दो, फिर तुम जल्दी से जाकर सो जाना। अभी थोड़ी देर मोबाइल चला लो, जाओ, तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा ना। एक काम करो, दोस्तों से बात कर लो, टाइम बीत जाएगा। तभी ईशानी का फोन बजने लग जाता है। फोन को देखती है तो शरद का नंबर था। हेलो। हेलो, कैसी हो? बहुत बुरी। क्यों, क्या हुआ? पूछो मत, क्या नहीं हुआ। सुबह से मम्मी भूखी प्यासी तड़प रही हूँ और मम्मी पानी तक नहीं पीने दे रही है। अब तो पेट में भी दर्द होने लगा है। मैंने लाइफ में कभी फास्ट नहीं किया और ये बिना पानी वाला मैं कैसे करूँगी? तो क्यों कर रही हो? मैं ये कुंडली वुंडली नहीं मानता हूँ, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, चुपचाप जाकर खाना खा लो। नहीं शरद, मैं नहीं खा सकती हूँ, मम्मी नहीं खाने देगी। और मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस मुझे यही तो चाहिए था कि तुम मुझे प्यार करो। मेरे लिए तकलीफ सहो मुझे मंजूर नहीं है। एक काम करो, आंटी से चुप कर कुछ खा लो। कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सच में कुछ नहीं होगा? नहीं, जब सच्चा प्यार हो तो कुछ नहीं होता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जाओ चुपचाप कुछ खा लो, एटलीस्ट पानी तो पी ही लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। लेकिन ईशानी को पानी नसीब नहीं होता है। सुशीला जी भी अपनी बेटी की फितरत से वाकिफ थी, इसलिए उसे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा। रात को उसे सुलाने के बाद ही अकेला छोड़ा था और जैसे तैसे ये व्रत पूरा हुआ था। गुड मॉर्निंग सर। नीरज के केबिन में आते हुए ईशान अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हम सहनी वाला फाइल ओके हो गया? हाँ सर, ये रहा, आप एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, नकुल को दे दो, तुमने सब कुछ देख लिया है ना? हाँ सर, मैंने एक एक पेज का करेक्शन कर लिया है। गुड़गांव के जो गुप्ता वाली कंपनी है उसका पीडीएफ बनाओ। ओके सर। ईशान कैसे बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीरज ने अपना डर और खौफ सबके अंदर कूट कूट कर भर दिया था। काम के अलावा कोई बात करके उसके सामने बोल ही नहीं पाता था। खामोशी से अभी भी वो खड़ा था। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें?
ईशान को अपने सामने खड़ा देखकर नीरज फाइल देखते हुए पूछता है। हाँ सर, मुझे कुछ दिनों के लीव चाहिए। छुट्टी की नाम सुनकर नीरज की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। फाइल बंद करते हुए ईशान की तरफ देखता है। और किस खुशी में तुम्हें लीव चाहिए? सर, मेरी बहन की शादी है। परसों उसकी एंगेजमेंट है और 10 मई को शादी का डेट है। इसलिए मुझे 20 दिन का लीव चाहिए। तारीख सुनकर एक पल को नीरज हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपनी सोच को दिमाग से झटक देता है। पागल समझ रखा है मुझे? मैं यहाँ प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूँ, तुम छुट्टी चाहिए? तुम्हें पता है नेक्स्ट मंथ कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है मेरी, और तुम्हारे ऊपर ही मैं कंपनी को छोड़कर जाने वाला हूँ, और तुम्हें ही छुट्टी चाहिए? सर, इम्पोर्टेंट है। शायद तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गए हो। कंपनी के लॉकर में है, जाकर निकाल कर अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक लाइन पढ़ लो, तो शायद तुम्हें याद आ जाए कि तुमने 1 साल तक नो छुट्टी का एप्लीकेशन पर साइन किया है। आई नो सर, मुझे याद है, बट मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा? तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अकाउंट डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। 10 मई को तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस दिन खुद अर्जेंट काम है और 11 को निकलना है। लेकिन सर, ईशान, तुम नहीं भी जाओगे तो चलेगा, क्योंकि तुम वो कमी पूरा नहीं कर सकते हो जो पैसा करेगा। तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए ना? ले लो, क्योंकि मुझे पता है इंडिया के आधे लोग बेटी के शादी के कर्ज में ही डूबे रहते हैं, और तुम्हारी फैमिली को भी पैसे की जरूरत होगी। इसलिए खुद की जगह पैसा को पहुंचाओ, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं फाइल करूंगा, और ऐसे टाइम पे तुम्हारी जॉब जाएगी। ये तुम्हारी फैमिली कंडीशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं कोई नया रूल नहीं बना रहा हूँ, हर एम्प्लॉय का यही रूल होगा। अगर तुम्हें जाना है तो रिजाइन करके जाओ, नहीं तो तुम्हारी जैसी मर्जी, क्योंकि जो वीएन एम्पायर के रूल के खिलाफ जाता है वो बाहर का रास्ता देखता है। ईशान मजबूरी से बस नीरज को देखता रह जाता है, आंखों में लालिमा छा जाती है। अगर सागर रहता तो वो नहीं भी जाता तो चल जाता। एक बहन है उसकी, अगर वो शादी में शामिल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे? उसे भी इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि अपनी ही बहन की शादी में वो शामिल नहीं हो पाया। लेकिन ये नौकरी भी तो छोड़ नहीं सकता था। नीरज एक बार उसे चोर नज़र से देखता है, फिर अपने लैपटॉप पर उंगली चलाने लग जाता है। पता नहीं क्यों लोग अपनी फैमिली के पीछे परेशान रहते हैं, और ये शादी सभी का जी का जंजाल बना रहता है। नहीं, करना सबको है, बिना शादी के तो लोग जिंदगी में खुश रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं, बैंड बाजा बारात निकालना है, अपना ही पैसों का जुलूस निकालना है, जिंदगी भर की कमाई लोगों को एक रात के खाने में लुटा देना है। नीरज ईशान को देखते हुए बड़बड़ाए जा रहा था। ईशान अभी भी खामोशी से खड़ा था। ओके ओके, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। 11 तारीख के सुबह को हर हाल में मुझे तुम ऑफिस में चाहिए। 9 को रात में चले जाना, और 11 को सुबह तुम मुझे वापस मुंबई में मिलनी चाहिए। एनी हाउ। नीरज की बात सुनकर ईशान को विश्वास नहीं हो रहा था। सच में सर, मैं जा सकता हूँ? हम, अगर दोबारा रिपीट किया तो जाना कैंसिल हो जाएगा। नो नो सर, मैं अपना सारा काम करके जाऊंगा, और 11 को सुबह यहाँ पर पहुँच जाऊंगा। गुड, अब जाओ, मेहता वाली फाइल तैयार करके लाओ। ओके सर। और हाँ, थोड़ा कम फैमिली मैन बनो। ऐसे इमोशनल होकर कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर रहा करो, क्योंकि आंसू लोगों को कमज़ोर बनाते हैं। कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट फैमिली और आंसू ही होते हैं, इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो। ओके सर। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि सामने कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान किस ग्रह से उतरा है, जिसके अंदर इमोशन ही नहीं है और ना ही कोई फैमिली से लगा हुआ है। क्या सच में उनकी कोई फैमिली नहीं है? सर, एक बात पूछूं? ईशान डरते डरते बोलता है। हम, सर, आप एक दिन बहुत कामयाब हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे और कामयाब होना है। आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा शोहरत आपके पास होगा, और एक दिन अचानक आप ये सब छोड़कर चले जाएंगे। मैं क्यों चला जाऊंगा? सर, सभी को इस दुनिया से जाना है। आपको भी आज ना कल जाना होगा ना, फिर आपके जाने के बाद आपके दौलत शोहरत का क्या होगा?
ईशान की बात सुनकर नीरज सोच में पड़ जाता है। बस इसीलिए फैमिली मैन बनना पड़ता है सर। अपना परिवार बनाना पड़ता है ताकि हमारे बाद हमारे परिवार का वजूद जिंदा रह सके। अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? लगता है छुट्टी नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, सॉरी सर। जाओ मेहता वाली फाइल कंप्लीट करो। ओके सर। ईशान सुकून भरी मुस्कुराहट लेकर निकल जाता है, लेकिन नीरज को सोच में छोड़कर चला जाता है। सच में यहाँ पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो इस अंपायर को देखने वाला कौन होगा? नीरज के बाद दिमाग में यही बातें घूमने लग जाती है और वो ईशान की बातों पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। जल्द ही नई भाग लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।